सोचिए, महाराष्ट्र में हजारों पुरानी इमारतें और झुग्गियां एक बहुत बड़ी उलझी हुई पहेली की तरह हैं। सालों से ये पुनर्विकास के प्रोजेक्ट्स में अटकी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ नई, बहुत ही खास चाबियां मिल गई हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिसी का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसकी कई परतें हैं। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं और इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। सरकार अब इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपना रही है। मतलब ऐसा समझिए जैसे किसी बहुत पुराने और पेचीदा ताले को खोलने के लिए एक साथ कई अलग अलग चाबियों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। और इन चाबियों में से जो पहली और सबसे अहम चाबी है वो है सेल्फ रीडेवलपमेंट। ये एक ऐसा बड़ा पॉलिसी चेंज है जो घर के मालिकों को, यानी आप जैसे लोगों को, अपनी इमारत का भविष्य अपने हाथों में लेने की ताकत देता है। तो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट है क्या भला? आसान भाषा में समझे तो अब 30 साल से ज्यादा पुरानी बिल्डिंग में रहने वाले लोग खुद बिना किसी बिल्डर के दखल के अपनी सोसाइटी को फिर से बना सकते हैं। इसका फायदा, अरे फायदा ही फायदा है। न सिर्फ घर के डिजाइन पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, बल्कि पैसों का भी ज्यादा लाभ होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई सोसाइटी इतना बड़ा रिस्क लेगी ही क्यों? इसी के लिए तो सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। देखिए वो कितने सारे फायदे दे रही है। मौजूदा मेंबर्स को 10% एक्स्ट्रा जगह, टीडीआर खरीदने पर 50% की जबरदस्त छूट, और तो और स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ 1000 रुपये। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग खुद आगे बढ़कर अपनी बिल्डिंग की कमान संभालें। अच्छा, रणनीति का अगला हिस्सा उन पुरानी ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों को हटाना है जिन्होंने सालों से अच्छे भले प्रोजेक्ट्स को जकड़ रखा था। आइए देखते हैं कि सरकार इन पुरानी दीवारों को कैसे गिरा रही है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे एक पुराने कानून को बदला गया। देखिए पहले क्या होता था कि जमीन पर हर साल नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स देना पड़ता था और कलेक्टर से अलग क्लियरेंस भी लो, मतलब कितनी भागदौड़। लेकिन अब ये हर साल का टैक्स खत्म। इसकी जगह बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के टाइम बस एक बार प्रीमियम देना होगा और अलग से क्लियरेंस की भी कोई जरूरत नहीं। प्रक्रिया कितनी आसान हो गई है। दूसरी बड़ी रुकावट जो हटाई जा रही है वो है नदियों के किनारे बने पुराने बाढ़ रेखा नियम। अब देखिए, ये नियम सुरक्षा के लिए तो बने थे, लेकिन समय के साथ ये विकास में एक बहुत बड़ी दीवार बन गए। हजारों लोगों के घर पुराने और असुरक्षित बने रहे। तो अब सरकार ने इन ब्लू और रेड लाइनों का फिर से सर्वे करने का आदेश दिया है, ताकि आज के हालात के हिसाब से नए प्रैक्टिकल नियम बनाए जा सकें। तो एक तरफ तो सरकार पुरानी रुकावटें हटा रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा दांव चल रही है जो पूरे मार्केट का खेल बदल सकता है। और यही है हमारी कहानी का सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं विवादास्पद हिस्सा। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये टीडीआर होता क्या है। सीधे शब्दों में ये एक सर्टिफिकेट है। समझिए कि किसी को अपनी जमीन पर 10 मंजिल बनाने की इजाजत है, पर वो सिर्फ 7 बनाता है। तो बची हुई 3 मंजिल बनाने का जो अधिकार है वो उसे इस सर्टिफिकेट के जरिए किसी दूसरे बिल्डर को बेच सकता है। वो बिल्डर फिर इसे अपनी किसी और साइट पर इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल। और इस नए गेम चेंजर टीडीआर का सीधा कनेक्शन है मुंबई की विशाल धारावी रीडेवलपमेंट परियोजना से। यहीं से पूरी कहानी एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। और पहला बड़ा धमाका ये है, अब शहर के किसी भी बिल्डर को अपनी जरूरत का पहला 40% टीडीआर सिर्फ और सिर्फ धारावी प्रोजेक्ट से ही खरीदना होगा। जी हाँ, इसे अनिवार्य कर दिया गया है। माना ये जा रहा है कि ये कदम धारावी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन इसका असर पूरे शहर के रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ना तय है। और दूसरा धमाका तो और भी बड़ा है। इस जरूरी टीडीआर की कीमत जमीन के रेडी रेकनर मूल्य के 90% तक हो सकती है। अब रेडी रेकनर मूल्य वो मिनिमम रेट होता है जो सरकार तय करती है। इसका सीधा मतलब है कि ये बाजार का सबसे महंगा टीडीआर बन सकता है और इससे एक तरह की मोनोपोली भी बन सकती है। जैसा कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक्सपर्ट सुनीत गुप्ता समझाते हैं, इस नियम का सीधा असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ेगा। मान लीजिए मालाबार हिल जैसे पॉश इलाके में जमीन की कीमत 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो वहां इस्तेमाल होने वाले धारावी टीडीआर की कीमत ही 90,000 रुपए होगी। जाहिर है ये बढ़ी हुई लागत आखिर में फ्लैट की कीमत में ही जुड़ेगी।
अब इतने बड़े बदलावों के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। क्या हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा यानी रेरा इन नई चुनौतियों से निपटने और घर के मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिए काफी है, या फिर हमें एक नए स्पेशल कानून की जरूरत है? यहाँ दोनों पक्षों के तर्क बहुत दिलचस्प हैं। एक तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा रेरा कानून में ही बदलाव करना बेहतर है ताकि घर खरीदारों और डेवलपर्स को कई कानूनों में उलझना ना पड़े। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि रेरा रीडेवलपमेंट के खास मुद्दों को सीधे तौर पर कवर नहीं करता, जैसे प्रोजेक्ट का अटकना या वक्त पर किराया ना मिलना। इसीलिए एक अलग समर्पित कानून की मांग भी जोर पकड़ रही है। वैसे ये मामला अभी बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रहा है। तो इन सारे बदलावों को मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? ये नीतियां इस पूरे क्षेत्र में हाउसिंग के भविष्य के लिए एक बिल्कुल नई हकीकत गढ़ रही हैं। फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस के मुताबिक सरकार की हाउसिंग पॉलिसी का घोषित लक्ष्य तो है किफायती, समावेशी और टिकाऊ घर मुहैया कराना, लेकिन इन ऊंचे लक्ष्यों और नए टीडीआर नियमों की जमीनी हकीकत के बीच एक साफ विरोधाभास नजर आता है, जो हमें कहानी के अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। तो असल सवाल ये है कि जो रुकावटें थीं वो तो हट रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या ये नई चाबियां वाकई में किफ़ायती घरों का दरवाज़ा खोल रही हैं, या फिर एक आम इंसान के लिए घर के सपने को और भी महंगा बनाकर उस दरवाजे पर ताला लगा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मुंबई के भविष्य को तय करेगा। अगर मुंबई के रियल एस्टेट के भविष्य से जुड़ी ये पड़ताल आपको पसंद आई तो और भी ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। डिस्क्लेमर: यहाँ व्यक्त किए गए विचार सार्वजनिक रिपोर्टों और फ्लैट्सकार्ट डेटा पर आधारित हैं और बाजार की बदलती परिस्थितियों के साथ भिन्न हो सकते हैं। इसका उद्देश्य किसी भी पक्ष पर आरोप लगाना या उसे बदनाम करना नहीं है।